बात किसी के समझ में नहीं आ रही है मीनाक्षी कि पुलिस इतने बड़े धोखे में कैसे पड़ गई। आपके जो करीबी लोग हैं उनमें पार्टी के प्रति बड़ा आक्रोश है मंत्री जी। मैं जानता हूँ शंकर प्रसाद जी, अंदर की बात आप और हमसे छुपी थोड़ी ना होती है। कई सवालों के घेरे में है बलदेव सिंह। उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। इस वक्त राजवीर की जो दिमागी हालत है उन्हें कोई भी बहका सकता है और अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर सकता है। आप भाग्य को मानती हैं ना, तो बस ये समझ लीजिए कि रिश्ते भी भाग्य से ही बनते हैं और शायद मेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी है। कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ। मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। चुनाव प्रचार के बीच तुमसे कुछ पूछना या बात करना ठीक नहीं समझा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। चुनाव प्रचार के बीच बहुत हलचल रही, हमने ठोकर भी खाए, लड़खड़ाए भी और खुद को संभालने की कोशिश भी की। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चुनाव प्रचार में इतना सब कुछ होता है और मेरे पति पर निशाना लगाया गया था और मोहरा बनाया था मेरे बेटे को। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं कह नहीं रही हूँ बेटा, ये मेरी सोच है। मैं तुम पर उंगली उठाकर ये चुनाव जीतना नहीं चाहती और ना ही मैं तुम्हें सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे सच्चाई जानना चाहती हूँ। अब ये उम्मीद है कि मेरा बेटा मेरे सवालों का सही जवाब देगा। जिस दिन मुझे पता चला कि तुमने एक लड़की को किडनैप किया और पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई, उस रात मैं बहुत रोई बेटा, ये सोच कर कि मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। मेरा बेटा जुर्म के रास्ते पर कैसे चल पड़ा है। तुम पर उस लड़की को किडनैप करने का आरोप लगा है और तुम रिहा भी हो गए। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या तुमने सचमुच उस लड़की का किडनैप किया था? जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ या किसी के कहने पर मुझे बदनाम करने के लिए उनका साथ दिया, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन सच बोलना। अगर तुमने सच नहीं कहा तो जिंदगी भर एक शिकायत जरूर रहेगी। कि मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। जवाब दो, सच्चाई क्या थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। माँ, आपको जो सोचना है ना, आप वो सोचिए। बड़ी देर से आई हैं आप मेरे जख्मों को कुरेदने के लिए। काश के थोड़ा जल्दी आई होती। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं और ना ही मैं आपके किसी सवाल का जवाब देना, सच बोलना और झूठ बोलना जरूरी समझता हूँ। हाँ बलदेव जी, कहिए कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ आचार्य जी, और कितना अच्छा हूँ ये तो आप भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। हाँ यही तो देख रहा हूँ, लेकिन किसे सही कहूँ किसे गलत कहूँ ये फैसला करना मेरे लिए
बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है आचार्य जी, लेकिन जरा सा अफसोस होता है कि भानु प्रताप के सुर क्या बदले, आपका देखने का नजरिया भी बदल गया। ऐसा मत कहिए बलदेव जी, मैं तो आपके लिए बिल्कुल वही हूं जो पहले था। अपनी ही पार्टी में कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं, और ये और कुछ नहीं, पार्टी को टूटने के आसार हैं। देखिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी को टूटने ना दूं। हाँ, अगर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहे तो ये उसकी मर्जी है। लेकिन एक बात आपसे कह देता हूं, कोई पार्टी छोड़कर जाए या ना जाए, इसका असर पार्टी पर पड़ने वाला नहीं है। कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ सकता हूं? अगर मैंने पार्टी छोड़ भी दी तो आप पार्टी को टूटने नहीं देंगे? ये बहुत बड़ा गुरूर है आचार्य जी, जिसे हम जैसे दिग्गज नेताओं के सामने नहीं जताना चाहिए, खास करके आपको। नहीं बलदेव जी, मैंने कोई गुरूर नहीं जताया, ये तो आपकी निजी सोच है। लेकिन एक बात मैं महसूस कर रहा हूं कि आप विरोध के दायरे में बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। आप मुझ पर सवाल उठाने लगे? अब तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह भानु प्रताप के समर्थक बन के रह गए, जो किसी के लिए अच्छा नहीं है, खासतौर पर पार्टी के लिए। बलदेव जी, मुझे पार्टी चलाना मत सिखाइए। माना कि आज की आप बहुत बड़े दिग्गज नेता बन गए हैं, लेकिन सीखा तो आपने सब कुछ हमारे ही सामने है। भाई, ये भी आपने खूब कही आचार्य जी। आप पार्टी की बात करते हैं, पार्टी की एकता की बात करते हैं, और 25 साल पुरानी पार्टी जिसके टूटने के आसार नजर आ रहे हैं, और उसके अध्यक्ष तो आप ही हैं ना। भाई, सवाल तो ये उठते हैं कि किस तरह संभाल रहे हैं आप। आज मैंने सवाल उठाया है, कल पार्टी के दूसरे नेता सवाल उठाएंगे। जब सवाल उठेगा तो जाहिर है कि जवाब हम ही देंगे, और आपका भी जब जी चाहे सवाल उठाइएगा। सर, ये बताइए कि आज फोन करने की तकलीफ कैसे की? बस इसलिए कि मेरे खिलाफ पार्टी में जिस तरह के ताने बाने बुने जा रहे हैं, उसे जरा रोकने की कोशिश कीजिए आचार्य जी। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना मेरे लिए, ना पार्टी के लिए, और ना ही आपके लिए। क्योंकि राजनीति में कब किसका पलड़ा भारी हो जाएगा, इसका अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता। धन्यवाद। रजनी, तुम कितनी बदल गई हो तुम। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी वेशभूषा सब बदल गया। सच कहूं तो बिल्कुल नेता लग रही हो तुम। मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ, और पूरी उम्मीद है कि इस बार जीत मेरी ही हो। हाँ, मैंने तुम्हारे पोस्टर्स देखे। मैंने सोचा कि यहाँ आकर समय जैसे ही मिलेगा तुमसे जरूर मिलूंगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात इस तरह से होगी। खैर, माँ जी कैसी है? वो अच्छी हैं, और तुम्हें याद भी बहुत करती।
और तुम्हारे घर में तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे? मैंने तो अपनी जिंदगी राजनीति को समर्पित कर दी। मुझे देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैंने अभी शादी नहीं की है? आजकल पहनावे से पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ साल पहले वो उनका स्वर्गवास हो गया। ओह, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? रजनी, जैसे तुमने अपने लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया, वैसे मैंने भी अपने लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वक्त तुम्हें भी लगा, वक्त मुझे भी लगा। मैंने भी शादी नहीं की। दो दिन बाद चुनाव है और शहर में चुनाव की बहुत गर्मागर्मी है। सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने एक्चुअली आज ही चार्ज संभाला है। तो यहाँ के नए कलेक्टर बनकर तुम ही आए हो? जी हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे ही, मतलब कलेक्टर से मिलने आई थी। बाहर क्यों खड़ी हो? चलो ना, अंदर चल के बात करते हैं। कम। जैसे ही 2 दिन बाद इलेक्शन खत्म होंगे, जैसे समय मिलेगा तो मैं माँ जी से मिलने के लिए आऊंगा। अगर मैं जीती तो मेरे पति का राजनीतिक जीवन कायम रहेगा। अगर मेरी हार हुई तो मैं तो कुछ नहीं हारूंगी, लेकिन मेरे पति को सब कुछ हारना पड़ेगा। जिंदगी का भंवर है। माँ जी आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम बैठो ना, अंजना है वो लेकर आएगी। अंजना, अंजना पानी लेकर आओ बेटा। आज वो दिन भी गुजर गया। ना जाने कितने लोगों की तकदीर का फैसला होगा, जिसमें मेरी तकदीर और तुम्हारे पापा की उम्मीद भी है। नतीजा क्या होगा पता नहीं। माँ, अभी नतीजों को हम बदल तो नहीं सकते ना, अब इसे ही तकदीर मानकर चलना होगा। सच कह रही हो तुम।
इसे तकदीर नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। चुनाव की शुरुआत में सारी जनता हमारे साथ थी। अब हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि सब धीरे धीरे करके अलग हो गए। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ जी? चुनाव के हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जनता गुमराह हो गई है। हाँ माँ, चुनाव के बाद चुनाव के सर्वे भी आएंगे और आप देखिएगा वो अच्छे ही होंगे। क्यों उम्मीदें बना रही तुम दोनों? पहले से ये सोच कर रखना अच्छा होगा कि मैं ये चुनाव नहीं जीतने वाली हूँ। अफसोस तो इस बात का है कि इस चुनाव में हार जीत के साथ दुश्मनों की चाल कामयाब होने के आसार नजर आ रहे हैं। किसी की कोई चाल कामयाब नहीं होगी माँ जी, आप ऐसा मत सोचिए। मैं भूलूंगी तो भी कैसे भूलूंगी बहू? ये सिर्फ चुनाव में हार जीत की बात नहीं है, ये तो मेरे पति की राजनीतिक जीवन को खत्म करने की चाल है। और इस हार जीत के बीच मैं खड़ी हूं। अगर मैं जीती तो मेरे पति का राजनीतिक जीवन कायम रहेगा। अगर मेरी हार हुई तो मैं तो कुछ नहीं हारूंगी, लेकिन मेरे पति को सब कुछ हारना पड़ेगा। इसीलिए ये जीत मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे जीतना होगा। आपको मायूस नहीं होना चाहिए माँ जी। आप ये सोचकर दुखी हो रही हैं कि मीडिया के सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि आप चुनाव हार रही हैं और रजनी वर्मा चुनाव जीत रही है। हाँ माँ, कई मामले तो ऐसे भी आ चुके हैं जहाँ ये बात साबित हुई है कि सर्वे करने वाली कंपनियों ने पैसे लेकर झूठे सर्वे पेश किए। हाँ माँ जी, दिल का विश्वास हर सर्वे पर भारी पड़ेगा और हमें पूरा विश्वास है कि ये चुनाव आप ही जीतेंगी। इस विश्वास का कोई आधार नहीं रहा बहू। नहीं माँ, हम लोगों ने पता किया है, जनता आपके खिलाफ नहीं है। और माँ, आपकी बातों ने लोगों के दिल को छुआ है, और जो बात दिल को छू जाती है ना, वो बड़ी आसानी से भुलाई नहीं जाती। हाँ माँ जी, आप तसल्ली से काम लीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये चुनाव रजनी वर्मा नहीं बल्कि आप ही जीतेंगे। हाँ, चुनाव संपन्न हुए। उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला अब उस डिब्बे में बंद हो चुका है। शारदा देवी, रजनी वर्मा, गोपाल दुबे, बस इन्हीं की किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत भी उसी डिब्बे में बंद है। तुम्हारी किस्मत का फैसला उन्हीं चुनावी नतीजों पर निर्भर करता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही भाई साहब। आप जानते हैं, बल्कि सब जानते हैं कि इस चुनाव में जीत रजनी वर्मा की ही होने वाली है। लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने मुझे करने के लिए कहा है। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा छोटे भाई, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। तुम राजनीति में नए हो इसलिए तुम्हें सारी बातें नहीं बता रहा हूं, लेकिन जिस दिन बलदेव सिंह जी का दौर खत्म हुआ उस दिन तुम्हारा दौर शुरू होगा। त्यागी जी, मैं राजनीति के मैदान में उतरा नहीं हूं, लेकिन खबरें मुझ तक पहुंचती हैं। मुझे मालूम है कि पार्टी में पापा को बर्खास्त करने की बातें चल रही हैं। बस देखते जाओ, इधर तुम्हारे पापा की बर्खास्तगी हुई और उधर मैं तुम्हारी ताजपोशी करवा दूंगा। जनता जनार्दन युवा मोर्चे का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। और बोलो। धन्यवाद त्यागी जी। गुजरता हुआ एक एक पल मुझे एक नई उम्मीद की तरफ लेकर जा रहा है, और जब इन उम्मीदों का सवेरा होगा ना, तो उसकी वजह होंगे आप।
मेरे लिए तो ये इंतजार भी मुश्किल होता जा रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि कब वो शुभ घड़ी आएगी जब मैं सबको बता पाऊंगा कि मैंने अपने दम पर अपने रास्ते खुद बनाए। अगर वो आ भी जाता है ना, तो आप उससे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। जिस दिन इस चुनाव का नतीजा आएगा, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। जिंदगी का भंवर है। दीदी अगर अपने ढंग से अपने जीवन जीना चाहती है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो माँ? तुम इतना परेशान क्यों हो? तू ठीक कहता है बेटा। अब तक तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपना दिल पत्थर का बना लेना चाहिए। दीदी को भी अब अकेले जीने की आदत पड़ चुकी है माँ। अब ऐसे में आप उसके लिए जीवन साथी की तलाश करना चाहती है, जबकि दीदी का हमेशा से एक ही जवाब रहा है कि वो शादी करना नहीं चाहती। हाँ बेटा। दूसरों को बदलने से ज्यादा अच्छा है माँ कि हम अपने आप को बदल कर खुश रहने की कोशिश करें। दीदी अकेली खुश है, आप भी खुश रहिए। सब कुछ वक्त पे छोड़ दीजिए माँ, मेरा यही कहना है। बिल्कुल ठीक कहता है तू बेटा, मेरे लिए यही अच्छा होगा। अरे तुम आ गई बेटा। बेटा आज मैं और संजय वोट देने गए थे, तो पता चला कि तुम अपने कुछ समर्थकों के साथ वोट डालने पहुंची थी। हाँ माँ। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। क्या? मेरी आशीष से मुलाकात हुई थी। आशीष से? ये क्या कह रहे हो तुम? वो तुम्हें कहाँ मिला? जिस डीएम ने चार्ज संभाला है ना, वो कोई और नहीं, आशीष ही है। जब मैं डीएम से मिलने गई तब वहां मेरी आशीष से मुलाकात हुई। कैसा है वो? ठीक है माँ, अच्छा है। अब तो वो कलेक्टर बन गया है। तुमने उससे बात की? पता किया कि उसके घर में कौन कौन है? हाँ? हाँ माँ, हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की। उसे भी शायद आईएएस क्लियर करने में काफी समय लग गया, शायद इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की। तुमने इसे कहा नहीं कि घर पे आके मिले? मैं उससे क्यों कहूंगी माँ, बल्कि उसने मुझसे खुद ही कहा कि चुनाव के बाद वो आपसे आकर मिलेगा। अच्छा। जब तक इस चुनाव का नतीजा नहीं आ जाता तब तक तो उसके पास खुद भी समय नहीं है। और हाँ माँ, अगर वो आ भी जाता है ना, तो आप उससे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। जिस दिन इस चुनाव का नतीजा आएगा, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। मैंने यही सोचकर रात दिन एक किए कि इस जीत का तोहफा मैं आपको दूं। ये उस विश्वास का प्रतीक होगा जो आपने मुझ में जताया था। हाँ, मान लो कि अगर माँ इस चुनाव में जीत भी जाती हैं, तो मेरा दुख तो कोई देखना चाहेगा नहीं, और ना ही मैं अपना दुख किसी को दिखा पाऊंगा। और वैसे भी तुम हो ना, अगर बेटा नहीं तो क्या हुआ, बहू तो मुट्ठी में है। लेकिन लड़ाई में एक बात सोचनी चाहिए कि लड़ते तो बहुत हैं, लेकिन जीत किसी एक को ही मिलती है। इसलिए अपने दिल को मजबूत करके रखो। अब सच्चाई को देखने और स्वीकार करने का वक्त आ गया है।